हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज ये पॉलीमर्थ का 8वां लेक्चर होने जा रहा है। अभी तक जिन बच्चों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ताकि आज का लेक्चर उसे बेहद बेस्ट रूप में अच्छे से आपको उसको समझ में आए। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एक पॉलीमर्स के बारे में पढ़ाया था, जो था न्यू प्रिंस। मैंने बताया था न्यू प्रिंस का जो निर्माण होता है वो क्लोरोप्रिंस के मिलने से होता है। क्लोरोप्रीन प्रीन के बहुलीकरण करने से न्यू प्रिन की प्राप्ति हुई थी। मैंने बताया था ये जो न्यू प्रिन प्राप्त होते हैं ये ओजोन गैस, हवा या अन्य केमिकल के प्रभाव में जल्दी खराब नहीं होता, ये उसके प्रतिरोधी होते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल जो है, हमने बताया था जो फ्यूल टैंक होता है उसके अंदर वाले लाइनिंग, उसके अंदर वाले दीवारों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग रेफ्रिजरेटर में करते थे, ऑटोमोबाइल्स में करते थे। जो वाहनें होती थी उसके वाहन के कंपोनेंट्स में जहाँ रबर का इस्तेमाल होता है वो न्यूप्रिन रबर के इस्तेमाल किए जाते थे। तो चलिए, आज जो है हम लोग एक दूसरा प्रकार का रबर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है थाइकोल। तो थाइकोल का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसको देखते हैं। थाइकोल क्या होता है, किस प्रकार थाइकोल प्राप्त होते हैं, उसके गुण क्या हैं, उसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, उसको देखने जा रहे हैं। तो चलिए, आज अपने लोग थाइकोल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए थाइकोल्स को बनाने के लिए दो मोलिकुल्स की आवश्यकता है। एक मोलिकुल्स है इथिलीन डाइक्लोराइड और दूसरा है सोडियम सल्फाइड। ये दो मोलिकुल्स आपस में जब बंधन बनते हैं तो थाइकोल का निर्माण करते हैं। और मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी बता रखा है कि जब जब मतलब जो है किसी पॉलीमर्स को बनाने के लिए दो या दो से अधिक मोलिकुल्स आते हैं तो वो जो बहुलक होता है वो कोपॉलीमर कहलाता है। और जब एक ही प्रकार के अणु आते हैं पॉलीमर्स को बनाने के लिए उसको होमोपॉलीमर्स कहते थे। मैंने पढ़ा रखा है पिछले लेक्चर में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो हमारे शुरुआत के वीडियो देख ले पॉलीमर्स का, वहाँ पे मैंने ये बता रखा है। तो चलिए, अब आपको ये तो पता चल गया है कि ये जो थाइकोल होते हैं वो कोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्यों कोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं? क्योंकि इसको बनाने के लिए दो मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है? इथिलीन डाइक्लोराइड और सोडियम सल्फाइड। जब दोनों का बहुलीकरण होता है तो थाइकोल्स की प्राप्ति होती है। क्लियर हो रहा है? चलिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे थाइकोल्स बनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ क्या क्या चाहिए अपन लोगों को थाइकोल बनाना है। थाइकोल थाइकोल बनाना। अब ये थाइकोल्स बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक है हमारा इथिलीन डाइक्लोराइड। अच्छा, इथिलीन का नाम है तो इसका मतलब है दो कार्बन होंगे, और डाइक्लोराइड है मतलब दो क्लोरीन होंगे। एक क्लोरीन इधर होगा, एक क्लोरीन इधर होगा। इसी का नाम होगा इथिलीन इथिलीन डाई क्लोराइड्स होंगे। ठीक है। अच्छा, इसको इसको जब हम इसको मतलब किसके साथ? सोडियम सल्फाइड के साथ। मतलब जो है यहाँ सोडियम सल्फाइड, हम जानते हैं सल्फर के पास दो वैलेंसी होती है, दो बंधन बनाते हैं, और सोडियम एक बंधन बनाते हैं। इसलिए सोडियम जो है दोनों साइड में आ गया और सल्फर बीच में आ गया। अब देखो, हर सल्फर के दो वैलेंसी है। ये सल्फर डबल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड दो बॉन्ड। ये सल्फर देखो, इधर बॉन्ड दो कंप्लीट। और सोडियम के पास एक ही वैलेंसी होता है, एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए सोडियम इस साइड एक एक बॉन्ड बनाकर ये आपस में जुड़ गए। इसी का नाम है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड। अब क्या हो जा रहा है, ये जब दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और बहुलीकरण करते हैं, बहुलीकरण में भाग लेते हैं, पॉलीमराइजेशन में भाग लेते हैं, तो दोनों जुड़कर क्या होते हैं, आपस में बंध जाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और एक लंबे चेन का निर्माण करते हैं। लेफ्ट साइड भी बनाते चलेंगे, राइट साइड भी बनाते चलेंगे। उससे क्या हो जाएगा, एक लंबी चेन बनेगी, लंबी श्रृंखला बनेगी। इसी लंबी चेन का नाम होगा थाइकोल। क्या नाम होगा? थाइकोल। अब बोलोगे सर ये कैसे बंधन बनेगा? ना तो यहाँ OH ग्रुप है, ना ही डबल बॉन्ड है जो तोड़ के यहाँ बंधन बनने वाला है। तो बेटा ऐसा है
कि हम जान रहे हैं कि यहाँ सोडियम है, यहाँ क्लोरीन है। हम जानते हैं सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाता है और रिएक्शन से बाहर हो जाता है। तो यहाँ से क्या टूटने वाले हैं? सोडियम। और यहाँ से क्या टूटने वाले हैं? क्लोरीन। इसके दोनों साइड के क्लोरीन टूट के दोनों साइड का पोजीशन खाली हो जाएगा। इसके दोनों साइड के सोडियम टूटकर दोनों साइड का पोजीशन खाली कर देगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और दोनों का दोनों साइड ओपन होगा और इस तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड में बहुत सारे सोडियम सल्फाइड और इथिलीन डाइक्लोराइड क्लोराइड आके जुड़ते चलेंगे और लंबा चेन बनाता चलेगा और उसी का नाम होगा थाइकोल। चलो मैं करके दिखाता हूँ किस तरह से ये बंधन बन रहे हैं। आप जरा देखो, ये दोनों क्लोरीन टूटेंगे तो CH2 CH2, ये भी क्लोरीन टूटा, इधर भी क्लोरीन टूटा, इधर का पोजीशन खाली हो गया तो इधर दूसरा सोडियम क्लोराइड आके जुड़ेंगे और इधर वाला पोजीशन टूटा तो ये वाला टूटने से देखो यहाँ सल्फर है, सल्फर है, इधर का भी पोजीशन टूटा, इधर का भी टूटा, इधर वाला तो इसने किसके साथ बंधन बना लिया? ये CH2 के साथ बंधन बनाया। तो जब ये CH2 के साथ बंधन बनाएगा तो ये इस तरह से होगा, यहाँ पे सोडियम सोडियम और इधर वाला तो खाली पोजीशन रहेगा, इधर वाला भी खाली पोजीशन रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर जो है ये बहुत सारे किसको जोड़ते हुए चलेंगे? इथिलीन डाइक्लोराइड को। और ये किसको जोड़ते हुए चलेंगे? सोडियम सल्फाइड को। कहाँ तक जोड़ते चलेंगे? n संख्या तक जोड़ते चलेंगे और ये n संख्या में जुड़ जाने के कारण जो है एक लंबी चेन होगी जिसका नाम होगा थायोकॉल। क्या हो जाएगा? थाइकोल। और यही थायोकॉल जो है इसके खासियत, इसके गुण के कारण जो है अलग अलग जगह इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आप पूछोगे सर कहाँ इसका क्या गुण है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो पहले इसको आप एक बार एस्किन शॉट खींचो, ठीक है? चलो कर लिया आपने? समझ में आ गया बाबू? चलिए बहुत अच्छा। ये बहुत आसान रिएक्शन है। कहाँ कहाँ क्या क्या लिए थाइकोल के लिए? हमने थाइकोल को लिए, मतलब थाइकोल के लिए हम लोगों ने लिया इथिलीन डाइक्लोराइड और दूसरा क्या लिया? सोडियम सल्फाइड। और दोनों को जब आपस में बहुलीकरण कराए तो क्या मिल गया? थाइकोल। अच्छा, पता है इसकी खासियत क्या है? ये केमिकली रेसिस्टेंट होता है, इस पर केमिकल्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये केमिकल्स में खराब नहीं होते हैं, इसलिए इनका उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां केमिकल्स ज़्यादा यूज में आते हैं, वहां करते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल हम लोग सबसे पहला फ्यूल टैंक के दीवार बनाने में, अंदर वाला दीवार, जैसे मैंने बताया था ना नियोप्रीन का इस्तेमाल हम लोग फ्यूल टैंक के दीवार बनाने में करते थे, उसी तरह से हम इसका इस्तेमाल फ्यूल टैंक के दीवार बनाने में भी कर सकते हैं। क्लियर बात है? तो चलो मैं इसका समझाता हूँ कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया आपने? चलिए बहुत अच्छा। इसका अब यहाँ पर दिखाते हैं क्या कहा जा रहा है। थ्योरी में कहा जा रहा है यह केमिकली रेसिस्टेंट होता है, मतलब ये रसायन का प्रतिरोध है, ये रसायन का, केमिकल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? फ्यूल टैंक में। देखो फ्यूल टैंक के इनर लाइनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। मैंने बताया था वहाँ चाहे न्यूप्रीन इस्तेमाल कर लो या थाइकोल इस्तेमाल कर लो, दोनों सेम ही है। अच्छा, रॉकेट का प्रोपेलेंट, मतलब रॉकेट के जो मतलब ईंधन होते हैं, मतलब प्रोपेलेंट्स होते हैं, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। रॉकेट्स बनाने के समय में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसी तरह से एक नया प्रकार का रबर है जिसका नाम है बूना एस रबर, या इसको SBR कहा जाता है या GRS कहा जाता है। ये एक अगला एक ये भी एक पॉलीमर्स है जो एक रबर के तरह होता है, जिसका नाम है बूना एन रबर, सॉरी बूना एस रबर है। बूना एन रबर अभी मैं जस्ट इसके बाद पढ़ूंगा। बूना एन रबर क्या होता है इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। पहले अभी पढ़ने जा रहा हूँ, क्या पढ़ने जा रहा हूँ? बूना एस रबर। इसका शॉर्ट नेम क्या है? GRS भी कहा जाता है या इसको SBR भी कहा जाता है। आप पूछोगे सर SBR GRS ये सब नाम इसके क्यों दिए गए हैं? इसके मोनोमर्स के आधार पर दिया गया। अब मैं समझाता हूँ कैसे होता है। जैसे SBR कहा जाता है, SBR का मतलब एस्ट्राइलिन ब्यूटाडाइन रबर कहा जाता है, एस्ट्रेलिन ब्यूटाडाइन रबर कहा जाता है। S मतलब एस्ट्रेलिन, B मतलब ब्यूटाडाइन, R मतलब रबर। अच्छा, बूना S का मतलब है ब्यूटाडाइन सोडियम एस्टेरिन कहा जाता है, ब्यूटाडाइन सोडियम Na मतलब सोडियम, मतलब B मतलब ब्यूटाडाइन और S मतलब एस्टेरिन। इसलिए इसके नाम, इसके मोनोमर्स के आधार पर ही नाम रखे गए, केमिकल्स कंपोजिशन के आधार पर इसका नाम रखा गया। अब एक एक करके देखूंगा। ब्यूटाडाइन, ये आप क्या बोल रहे हो सर? एस्टेरिन के बारे में आप क्या बता रहे हो, क्या होता है?
मैं सब एक एक करके देखूंगा, ठीक है। बस अभी आप नाम को याद रखो, मेमोराइज कर लो। क्या बूना एन सॉरी बूना एस रबर को एस बी आर भी कहा जाता है या जी आर एस भी कहा जाता है। जी आर एस या एस बी आर या बूना एस रबर कहा जाता है। जी आर एस का मतलब होता है जनरल पर्पस एस्टेरीन। जी आर एस का मतलब जनरल पर्पस एस्टेरीन, और मतलब जो एस बी आर का मतलब होता है एस्टेरीन ब्यूटाडाइन रबर कहा जाता है। या बूना एन का मतलब होता है ब्यूटाडाइन सोडियम एस्टेरीन कहा जाता है। आप बोलोगे सर ये कैसे बनता है, इसके क्या क्या मोनोमर्स होते हैं, कौन कौन से अणुओं से मिलकर बना होता है, आप मुझे ये समझाओ। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, फिर मैं इसके बहुलीकरण करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छा। तो आप याद रखना क्या, बोना एस रबर को क्या नाम है, एस बी आर भी कहा जाता है या जी आर एस भी कहा जाता है। एस बी आर का मतलब, एस बी आर का मतलब होता है एस्टेरीन ब्यूटाडाइन रबर, और जी आर एस का मतलब जनरल पर्पस एस्टेरीन, ठीक है। अब बोना एस रबर का मतलब है ब्यूटाडाइन सोडियम एस्टेरीन। एस मतलब एस्टेरीन है। अब एस्टेरीन क्या है, कैसे इसको बनाते हैं हम देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों ने ले लिया है। अब जरा देखो, इसको बनाने के लिए हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है। एक का नाम है ब्यूटाडाइन। अब ये ब्यूटाडाइन के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है। ब्यूटाडाइन के बारे में अपन लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, एस्टेरीन के बारे में भी मैंने बताया है। तो हमें बूना एस रबर बनाने के लिए हमें दो मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। क्या, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन की आवश्यकता है, दूसरा एस्टेरीन की आवश्यकता है। दोनों का जब बहुलीकरण करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, बूना एस रबर की प्राप्ति होती है। अच्छा, इसमें याद रखना एस्टेरीन कम मिलाते हैं 25% और ब्यूटाडाइन 70%। अरे ब्यूटाडाइन आप याद करो, आप याद करो ब्यूटाडाइन जिसमें हम लोग बनाते थे सिंथेटिक रबर, याद है। सिंथेटिक रबर ब्यूटाडाइन से ही तो, ब्यूटाडाइन के मोनोमर से ही तो मिलके बना होता था ना। आप लोग जल्दी भूल जाते हो, आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, बहुत गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। आप पता है आपको फ्री में मार्क मिलने वाला है। आपको मैंने क्या बताया है कि केमिस्ट्री में अगर आपको 15 मार्क स्कोर करना है तो ये फ्री में है, लूटना है, लूट लूट मचा है। केमिस्ट्री का ये लूट चैप्टर है, जो जो समझ गया। अच्छा पता है मतलब जो है केवल आपको मेहनत, दिन रात मेहनत करने से नहीं होता है, आपको षड्यंत्र रचना पड़ता है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि क्या टॉपिक पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। ये जिसने समझ लिया, आप समझ लेना कि वो कम मेहनत में बेहतर कर पाएंगे। आपको पता है ये 3 चैप्टर जो हमने बायोमोलिकुल्स पढ़ाया, अभी पॉलीमर्स पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री इन ए डेली लाइफ। अगर 3 चैप्टर आप कर लेते हो तो निश्चित रूप से 15 मार्क्स तो आपको कहीं जाने वाले नहीं है। तो ज़्यादा आप जो है ज़्यादा पढ़ाई करना, ठीक है पढ़ाई आप करो, मेहनत करो, लेकिन प्लानिंग के साथ करो। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसको आप देख के करो। आप लोग करो तो सही, ये फ्री में आपको 15 मार्क स्कोर करके दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और ये बहुत आसान टॉपिक भी है। तो चलो मैं अभी जो है आपको बूना एस रबर बना के दिखाता हूँ। ब्यूटाडाइन 75% और एस्टेरिन कितना लिया गया है, 25% लिया गया है। अब इसमें हम लोग कर रहे हैं ब्यूटाडाइन, हम लोग बूना एंड रबर की बात कर रहे हैं। बूना एस सॉरी एन रबर एस रबर, बूना एस रबर हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा बूना एन सॉरी बार बार एन बोल दे रहा हूँ, अच्छा जुबान पे चढ़ गया था वो। अच्छा अब बात करते हैं बूना एस रबर की, ठीक है। बूना एस रबर के लिए ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन में कितने कार्बन है जरा बताओ। बोलोगे सर मेथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन 4 कार्बन है। अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब सब पे आप क्या करो, हाइड्रोजन लगा दो CH2, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ क्या होंगे, एक H होंगे, यहाँ पर भी एक H होंगे, यहाँ पे 2 H होंगे। आप देखो ना, सबके वैलेंसी चेक करो, आपको पता चल जाएगा
कि कितने का हाइड्रोजन कहाँ लगाने हैं। इसी का नाम है ब्यूटाडाइन। क्या नाम है? ब्यूटाडाइन। डाइन क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब ब्यूटा मतलब 4 कार्बन है, इसलिए नाम क्या हो गया इसके? ब्यूटाडाइन। अब इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है? एस्टेरीन के साथ कराना है। किसके साथ कराना है? अब जब इसको एस्टेरीन, अब पूछोगे सर ये एस्टेरीन क्या होता है, तो मैंने बताया था एस्टेरीन में क्या होते हैं, एक एक बेंजीन रिंग होता है। क्या होता है ये? एक बेंजीन रिंग। ये हमारे बेंजीन रिंग है। ठीक है। अब बेंजीन रिंग पे क्या जोड़ना है? यहाँ पे बताया था एस्टेरीन के लिए CH2, इथीन को जोड़ देना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक्चुअली यहाँ CH2 नहीं, यहाँ CH होगा। आप कार्बन देखो ना, यहाँ पे बैलेंस चेक करो तो आपको पता चलेगा। ये क्या है? CH डबल बॉन्ड CH2। इसी का नाम है एस्टेरीन। क्या नाम है? एस्टेरीन नाम। जब ये ब्यूटाड, अब ये मैंने ये संरचना आपको पहले ही बताया। जो बच्चे लगातार रिवीजन में होंगे उसे याद होगा, सर ये तो मैं पता है मुझे, तो मैं तो जानता हूँ। उसको तो पता होगा एस्टेरीन के बारे में, ये ब्यूटाडाइन के बारे में। अच्छा, जो रिवीजन नहीं करते हुए बोलते अरे सर ये क्या आपने लिख दिया, कहाँ से लिखा है आपने ये। बेटा पढ़ाई करो, इसलिए तो बोलता हूँ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। चलो, अब क्या करना है, आप यहाँ जरा बताओ। बहुलीकरण करेंगे। क्या करना है? बहुलीकरण करना है। आप करा दो। बोलो सर आप कराओ बहुलीकरण, कैसे कैसे होगा मुझे समझाओ, मुझे तो नहीं आता है। आप बहुत होशियार हो, आप ही करो। ऐसा है ना कि मैंने आपको भी होशियार बनाया है, मैंने आपको भी सिखाया है कैसे बहुलीकरण कराया जाता है। अब जरा देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड। बोलोगे सर इस दोनों पोजीशन पे खाली करो। क्यों खाली करो? कि दोनों छोर पर खाली होगा बंधन, तभी तो दूसरे को वो जोड़ सकता है। ये कब जोड़ेगा? ये दोनों पोजीशन पे कब, मतलब जब दोनों पोजीशन, ये इंड और ये इंड पर एक बंधन खाली होंगे, तब तो इधर भी पोजीशन खाली होगा और इधर भी पोजीशन खाली होगा, तब तो जोड़ पाएगा। बोलेगा सर इसके पास तो खाली हो जाएगा, एस्टेरीन के पास क्या? तो ऊपर देखो एस्टेरीन में यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ये भी खाली करेगा, इधर भी खाली होगा इधर भी खाली होगा, तो इधर भी जोड़ सकता है इधर भी जोड़ सकता है। कहानी खत्म। और इस तरह से आपस में जुड़ते हुए चलेंगे। तो चलो मैं जोड़ के आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। मेहरबान कदरदान नादान। आप लोग देखते रहें कि क्या गेम चल रहा है इसका। आप देखो। ठीक है। मैं जोड़ता हूँ। क्या जोड़ना है? सर आपने तो बताया था कि यहाँ पे CH2 खाली कर दो, एक पोजीशन लो खाली हो गया। यहाँ क्या हो जाएंगे? CH2, ये CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड। यहाँ जगह नहीं बचा, ऐसा करता हूँ नीचे बनाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्या होने जा रहा है? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। ये पोजीशन खाली हुआ, ये पोजीशन खाली हुआ। अब ये डबल बॉन्ड उड़ के बीच में आएगा, क्यों? क्योंकि वैलेंसी अनबैलेंस्ड हो जाएगी, इसलिए डबल बॉन्ड को डाल दिया गया। अरे यहाँ से बंधन टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो इसका भी तो, बीच वाला कार्बन का भी तो वैलेंसी खाली होगा। अब बीच वाला तो किसी को जोड़ेगा नहीं, तो इसलिए वहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा, ये पोजीशन टूटा, ये पोजीशन टूटा, दोनों पोजीशन पे अपने जोड़ता हुआ चलेगा, किसको? एस्टेरिन को। अब एस्टेरिन कैसे टूटेगा आप जरा देखना। एस्टेरिन में ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और यहाँ से ये पोजीशन खाली होगा, यहाँ से ये जुड़ जाएंगे बेंजीन रिंग। आप देखो, अच्छे से देखो, गौर से देखो। मैं थोड़ा सा इसको उल्टा करके बना रहा हूँ। ठीक है। ये बेंजीन रिंग जुड़ गया। अब जरा देखो, इसी का तो नाम था, यहाँ डबल बॉन्ड था कि नहीं था? डबल बॉन्ड था। ये देखो ना, ये एस्टेडिन है, ये डबल बॉन्ड था। तो ये जो है, चलो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको वाइट से ही दिखा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि ये क्या हो रहा था। ये एस्टेरीन थे, ये इधर खाली,
इधर ये जुड़ गया। अब देखो ना, ये है ना एस्टेरीन, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। मैंने क्या किया, सिंपल सा पलट दिया इसको कुछ नहीं किया, बस पोजीशन पलट दिया। अच्छा, यहाँ के डबल बॉन्ड खाली करेंगे तब तो ये आपस में इससे जुड़ेगा, और तब तो इधर से वो कोई कोई क्या जुड़ जाएगा। अरे ब्यूटाडाइन जुड़ रहा है, इधर से जुड़ता चलेगा, इधर क्या जुड़ेगा, फिर एस्टरीन जुड़ेगा। सर कहाँ तक जाना है, जहाँ तक मंजिल ना मिल जाए वहाँ तक जाना है। कितनी संख्या में सर, एन संख्या में जोड़ दो और इसी का नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, बूना। बूना एस रबर हो जाएगा। क्या नाम है, बूना एस रबर होगा। समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर इसका यूज देखूंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे कोई दिक्कत है क्या, अरे एस्टेरिन के बारे में देख चुके हैं, और आपको क्या बताया था, आपको ब्यूटाडाइन के बारे में बताया था। दोनों को जोड़ना है, डबल बॉन्ड दोनों हटाएंगे तब तो पोजीशन खाली होगा, तब तो आपस में जुड़ेंगे। तो डबल बॉन्ड को हटा के हमने क्या किया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। इसी को कहते हैं बहुलीकरण हुआ, और क्या बना, बुना एशरोवर। क्लियर है। बोलोगे सर इसके इस्तेमाल कहाँ होते हैं, आप जरा बताओ। अच्छा, ये आपने याद रखना है, क्या 75% ब्यूटाडाइन और 25% क्या एस्टेरीन। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है, बूना एस रबर की प्राप्ति 75%, मतलब 75%। कितना है, आप यहाँ गौर करना, 75% ब्यूटाडाइन और 25% एस्टेरीन को मिलाने से, बहुलीकरण होने से प्राप्त होता है। अच्छा, सबसे खासियत हाई वियरिंग टीयरिंग कैपेसिटी। ये ऐसे रबर हैं कि कितना भी घिसो, घिसते हुए चलो फिर भी ये खराब होने वाले नहीं है। हाई वियरिंग टीयरिंग, मैंने बताया था वियरिंग टीयरिंग मतलब कितना भी घिस लो, घिसते घिसते आप थक जाओगे, ये जल्दी खराब नहीं होता। वो लोग सर तब तो इसका इस्तेमाल कोई मशीन मशीन के रबर्स बनाने में, मशीन के कंपोनेंट बनाने में करते होंगे। एकदम करेक्ट है अच्छा, हाथ में जो आप ग्लव्स पहनते हो, डॉक्टर तो जो पहनता है वो भी बूना एस रबर का होता है। आप बोलोगे सर दिखाओ, अच्छा इसका कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। सबसे पहला टायर्स बनाने में। क्यों टायर्स बनाने में, क्योंकि इसमें बियरिंग टीयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जल्दी खिंचता नहीं है। फिर शू सोल बनाने में करते हैं, जूते के जो सोल होते हैं वहाँ बनाने में करते हैं। फिर मशीनिंग कंपोनेंट, मशीनिंग कंपोनेंट बोले तो मशीन के जो भाग होते हैं, जहाँ ज़्यादा मशीन घिसता है, जहाँ ज़्यादा गति करता है, वहाँ पे आप देखना रबर के बने हुए, मतलब जो है वहाँ पे सॉकेट्स होते हैं, जो मशीन को ज़्यादा घिसने से रोकता है, फ्रिक्शन को कम करता है, और ये जल्दी खराब भी नहीं होता है। वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ूं। चलो, ये क्लियरली होगा, समझ में आया ना। आप जरा देखो, जरा देखो ये क्या है। आप बोलोगे सर आप ये क्या दिखा रहे हो, ये बहुत सारे रबर्स हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है पाइप बना हुआ इस तरह का। अब जरा सोच के देखो, इस सब का इस्तेमाल कहाँ होता है, मशीन कंपोनेंट में। मशीन जब बनाते हैं तो वहाँ पे ये इन सब चीज़ों का अधिकांशतः इस्तेमाल किया जाता है। मशीनिंग के भाग है, मशीनिंग के कंपोनेंट है। क्यों मशीनिंग कंपोनेंट है, क्योंकि इसकी बियरिंग टीयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है, बूना एस रबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा बूना एस रबर की प्राप्ति कैसे की जाती है। तो आप भूल गए अगर इसके मोनोमर्स, तो आपको आपको बहुत मार लगेगी। समझ में आया ना बात, कैसे किन किन चीज़ों से बूना एस रबर की प्राप्ति करते हैं, ब्यूटाडाइन से और एस्टेरिन से। जब दोनों आपस में रिएक्शन होता है, बूना एस रबर बनता है। क्लियर, कितना आसान है याद रखना, बस एक बार आप लॉजिक समझो आप ऐसे करके बनाओगे, कोई समय नहीं, सोचना ही नहीं है, सिंपल सा बात है।
आप स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लो ताकि आपको बाद में भी समझ में आए। हो गया ना, आगे बढ़ो। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, अगला रबर है बूना एस रबर, जिसका नाम है, उसका नाम GRS रबर था, जनरल पर्पस एस्टेरीन। इसका नाम है GRN। क्या नाम है? वो एस्टेरीन था। यहाँ पे N है, मतलब यहाँ पे साइनाइड ग्रुप आएंगे, विनाइल साइनाइड आएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं कैसे बनता है। तो इसका नाम क्या है? बूना एन रबर, या इसे कहा जाता है GRN। क्या कहा जाता है? GRN या बूना एन रबर कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे नाम है ब्यूटाडाइन सोडियम एन। एन मतलब है साइनाइड ग्रुप होता है, नाइट्रोजन यहाँ पे है। वहाँ पे एस्टेरीन था, इसलिए एस था। यहाँ पे नाइट्राइल होगा, साइनाइड ग्रुप होगा। अब इसलिए इसका नाम है एन। याद रखना, एन मतलब नाइट्रोजन ग्रुप ऐड होगा। वहाँ एस्टेरीन था इसलिए एस, यहाँ नाइट्रोजन ग्रुप है इसलिए एन। अच्छा, कौन सा नाइट्रोजन? कैसे? साइनाइड के रूप में। अच्छा, विनाइल साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप भी कहा जाता है इसको। एक्रोलो एक्रोलो नाइट्राइल कहा जाता है या विनाइल साइनाइड कहा जाता है। हम बात करेंगे बस उसमें और उसमें एक ही जगह फर्क है। पूछो कहाँ? अरे पूछो ना कहाँ। आप यहाँ देखो, नाम क्लियर है, बूना मतलब ब्यूटाडाइन। क्या नाम है? बूना मतलब ब्यूटाडाइन। क्लियर? यहाँ पर, वहाँ पर एस्टेरीन था, यहाँ एस्टेरीन नहीं होगा, यहाँ विनाइल साइनाइड होगा। बस बस इसी बात का फर्क है, यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं। क्लियर हो रहा है? वहाँ क्या था? ब्यूटाडाइन और एस्टेरीन। यहाँ क्या है? ब्यूटाडाइन और विनाइल साइनाइड। अरे बोलो, आया? बस क्या फर्क है? वहाँ एस्टेरीन, यहाँ पर विनाइल साइनाइड। करूँ क्या? करूँ, चलो करता हूँ, इसका बहुलीकरण करता हूँ। अच्छा, हमें क्या चाहिए? यहाँ पर हमें ब्यूटाडाइन चाहिए, और ब्यूटाडाइन के साथ विनाइल साइनाइड चाहिए या एक्रोलो नाइट्राइल चाहिए। ये दोनों मिल जाएगा तो किस रबर की निर्माण करेंगे? बूना एन रबर की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर चलो अपन लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे होता है। अच्छा देखो, हमें क्या बनाना है? बूना बूना एन रबर। ठीक है, बूना एन रबर्स देखने जा रहे हैं अपन लोग। बूना एन रबर, ठीक है ना? तो हमें क्या लेना है? थोड़ा सा मोटा कर, अपन लोग को जो लेना है क्या? अपने लोग को CS2 याद है? ब्यूटाडाइन। CS2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड। इसका नाम बताओ क्या है? सर, इसका नाम तो ब्यूटाडाइन है, आपने तो बता रखा है पहले। हाँ, अब हमें क्या लेना है? विनाइल साइनाइड। अब प्लस प्लस कर देना है विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड पता है क्या है? CS2 डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पर CN मतलब साइनाइड ग्रुप। कौन से ग्रुप हैं? साइनाइड। इसी का नाम है, क्या नाम है? एक्राइलो नाइट्राइल या विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड नाम है। क्लियर है? विनाइल साइनाइड है या एक्राइलो नाइट्राइल कहा जाता है। अच्छा, विनाइल ग्रुप मतलब ही है इथीन। इथीन पर कोई लग जाएगा, वो विनाइल ग्रुप है। मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था, ये विनाइल ग्रुप कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यहाँ पर CS2 डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ कुछ लग जाए, ये विनाइल ग्रुप है, इसी को कहा जाता है विनाइल। विनाइल ग्रुप है, ठीक है। विनाइल साइनाइड लगा, विनाइल साइनाइड है। हम देखेंगे, आखिर हम बनाएंगे पेन, पोलीनाइट्राइल एक्राइल के बारे में बताएंगे। पेन एक बहुलक है, उसमें भी विनाइल साइनाइड की आवश्यकता होती है, वहाँ हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। बस अभी आपको देखना है ये विनाइल साइनाइड है। अब जरा बताओ ये कहाँ कहाँ बंधन खाली करके आपस में जुड़ने वाला है? मैंने सिखा रखा है, जहाँ डबल बॉन्ड होगा खाली करेगा पोजीशन,
यहाँ देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे दो जगह है क्या? अरे आपको यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि सर यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, दोनों जगह खाली होगा। और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ये खाली करेगा। ये दोनों जगह डबल बॉन्ड जब खाली होगा तो ये पोजीशन भी खाली होगा और ये पोजीशन भी खाली होगा। अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये पोजीशन खाली होगा, ये पोजीशन आपस में जुड़ जाएंगे। अरे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे बताओ सही। अब लोग सर मेरे को नहीं पता, आप जोड़ के बताओ। चलो मैं जोड़ता हूँ, चलो चले मितवा। जोड़ूं क्या? अरे बताओ जोड़ दूं? आप जोड़ो ना सर, कितना तंग करते हो आप मुझे। चलो अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ, बहुलीकरण करा रहा हूँ। सोडियम के प्रेजेंट में Na के प्रेजेंट में करता है बहुलीकरण। अच्छा अब जैसे बहुलीकरण हुआ तो क्या हुआ, ये अपनी पोजीशन खाली कर देंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। ये है ब्यूटाडाइन, इधर पोजीशन खाली। देखो इधर पोजीशन खाली और इधर भी खाली। इधर खाली होगा तो इस ग्रुप को जोड़ देगा, साइनाइड वाला को, विनाइल साइनाइड को जोड़ेगा। डबल बॉन्ड यहाँ तोड़ेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ऊपर में क्या CN साइनाइड, और इधर जो है आपस में ये जुड़ता हुआ चलेगा। और इस तरह से ये इधर भी और उधर भी दोनों तरफ n संख्या में बढ़ते हुए चलेंगे। आप देखो ना इसको बोलो कि सर आप तो ये अलग अलग कलर, ये देखो जो मैं वाइट कलर से बना रहा हूँ ये क्या था, ये था विनाइल साइनाइड। क्या नाम था? ये आपने सर बनाया है, ये विनाइल साइनाइड के जैसा दिख रहा है। हाँ ये विनाइल साइनाइड ही था, CN। देखो ये कितने संख्या में रिपीट होते चलेंगे, n संख्या में। इसी का नाम होगा अब बूना, बूना एन रबर होगा, ये होगा। क्लियर हुआ? देखो ना यहाँ डबल बॉन्ड टूटा तो यही तो है विनाइल साइनाइड, और ये क्या था, ब्यूटाडाइन था। मैजिक। छापो जल्दी से, एस्किन शॉर्ट लॉ। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ूं क्या? चलो आगे बढ़ता हूँ, इसके यूज देखता हूँ कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। अच्छा इसके गुण क्या है, खासियत क्या क्या है? इसके जो खासियत हैं, हाईली रेसिस्टेंट टू लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब जो फ्रिक्शन को कम कर देता है, जैसे इंजन ऑयल वो लुब्रिकेंट है। क्या है वो? लुब्रिकेंट। जो घर्षण बल का मान को कम कर देता है वैसे पदार्थ लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी एक लुब्रिकेंट ही है। आप मोबिल, आप लोग इंजन ऑयल मोबिल का इस्तेमाल करते होंगे, वो क्या है, घर्षण कम करता है, लुब्रिकेंट कहा जाता है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, हाईली रेसिस्टेंट टू टुवार्ड्स लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट में जल्दी खराब नहीं होता है, इसको ऑयल में मोबिल में डाल कर दो, खराब होने वाला रबर नहीं है। और या इसको तेल में डाल दो या किसी प्रकार के विलायक में डाल दो, जल्दी ये खराब नहीं होते हैं। और नहीं होने के कारण जो है इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इनर लाइनिंग ऑफ टैंक, बताए थे ना, जो फ्यूल टैंक बनाते हैं या किसी भी प्रकार के किसी भी द्रव को रखने के लिए टैंक बनाते हैं, उसका जो अंदर की दीवारें हैं, अरे वो केमिकल मेटल के साथ रिएक्शन करके खराब कर जाएगा, उसकी गुण उसकी क्वालिटी बदल जाएगी। इसलिए वहां पे रबर लगा दिया जाता दीवार पे, अंदर वाले दीवार पे। वो कौन सा रबर है, बूना एन रबर है। क्लियर हो रहा है? कितना आसान है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट इसके ले लेंगे। लिया आपने? बहुत अच्छा। ठीक, आगे चलूं? चलता हूं आगे। कि सर हो गया तो आप आगे चलो, आगे बढ़ो। अब देखो ये हाथ में पहनने वाले ग्लव्स आप तो देखे होंगे, डॉक्टर्स के हाथों में देखे होंगे, या मतलब जो अब बहुत जो ऑयल वाला काम करता है, जो इंजन को साफ करने के लिए, अब वहाँ क्या होता है, ग्लव्स लगा के जाने होते हैं। अगर आप
किसी भी फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री में जाते हो, इसी तरह के आपके दास्ताने ग्लव्स हाथ में पहना दिए जाते हैं कि आप किसी तरह का चीज़ छुओ तो वो आप पे केमिकल का असर ना हो। क्यों? क्योंकि ये रेसिस्टेंट है केमिकल का। अगर आपके शरीर पे आ गए तो हो सकता है आपके स्किन पर वो बुरा प्रभाव डाले। इसलिए आप देखे होंगे जब मतलब डॉक्टर काम कर रहा है या किसी अन्य जैसे कोई गैरेज में काम कर रहा है या कोई जहाँ पे इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा काम रहता है, आप डायरेक्ट हाथ डुबाओगे उसमें तो वो स्किन के लेयर के साथ क्या करने लगता है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, रिएक्शन करना शुरू कर देता है। हमारे स्किन के लिए वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ ग्लव्स पहन लेते हैं। वो ग्लव्स आप अच्छा ये आप देखे होंगे ये वाला, आप ये देखो ये पाइप। अच्छा ये पाइप के अंदर आपको क्या लग रहा है, अंदर में एक रबर का लेयर है, ये रबर का लेयर है। अच्छा क्यों रबर का लेयर डाला गया? क्योंकि इससे अगर कोई भी केमिकल से डाल गुजरेगा, इस पाइप होके निकलेगा तो वो प्लास्टिक को ना खराब करे। क्योंकि रबर जो है ये तो केमिकल का प्रतिरोधी है, लुब्रिकेंट का प्रतिरोधी है, वहाँ उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप क्लियरली देख रहे हो ये पाइप के अंदर भी एक रबर्स के लेयर चढ़े होते हैं। वो लेयर कौन से रबर्स हैं? बोना ऐसा रबर है। क्लियर है? आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत अच्छा। अब अगला जो पॉलीमर्स है वो फाइबर्स हैं। फाइबर्स मतलब रेशा, धागा, जो रेशे के रूप में पॉलीमर्स हो उसे कहा जाएगा फाइबर्स। अब ये कहा जाता है यह एक धागे नुमा लंबी रचना है। कैसी रचना है ये? धागे नुमा है, मतलब धागे का बना है, लंबी रचना है ये। क्लियर है? अच्छा ये भी कहा जाता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं और डिप्लॉयड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये याद रख लेना, रबर में भेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। आप देखेंगे, आप बताए थे ना रबर्स में कौन से बंधन होते हैं, भेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये धागे के जैसा जो बहुलक होगा उसमें कौन से बंधन से आपस में जुड़े होते हैं, उसमें चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे या नहीं तो डिप्लॉयड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आई है। ये याद रख लेना। ये क्वेश्चन कहीं आपसे दे दिया, ये गूगली क्वेश्चन है, गूगली। आपको जैसे ये गूगली डाला जाएगा तो आप गूगली पे बॉल्ड हो जाओगे या कैच आउट हो जाओगे। ये सब गूगली हैं, समझ में आया ना? गूगली को खेलना सीखो। आप कैसा भी गूगली दे टक से बाउंड्री पार हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो आप ये याद रखना क्या कि भैया ये फाइबर्स डिप्लॉयड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिससे इसकी मजबूती काफ़ी अधिक हो जाती है। इसकी डेंसिटी हाई डेंसिटी होती है क्योंकि एक सीधा चेन है, आपस में क्लोज पैकिंग हो पाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जब खींचोगे तो जल्दी खींच नहीं पाओगे, खींचकर तोड़ नहीं पाओगे। इसके बाद लेस इलास्टिसिटी, रबर के तरह लचीला नहीं होता है, वो करा होता है। इसके एग्जाम्पल्स नायलॉन 66, याद है ना नायलॉन 66 के जो धागे थे? अरे नायलॉन 66 हमने दिखाया था, जो मार्केट में रोप रस्सी सब जो मिलती है, नायलॉन 66 या नायलॉन 6 के रूप में प्रेजेंट है, मिलती है। क्लियर है? तो नायलॉन 6 के धागे देखो, आप खींच पाओगे क्या? नायलॉन की रस्सी को खींच पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, खींच नहीं पाओगे, जल्दी टूट नहीं पाएगा। अच्छा उसमें लचीलापन है क्या? रबर की तरह लंबा किया जा सकता है? नहीं, इलास्टिसिटी भी नहीं है। तो बुआ इसके यूज़ है। तो ये जितने भी नायलॉन 6 नायलॉन के प्रोडक्ट हैं, जैसे नायलॉन 66, नायलॉन 610, टेरिलीन, नायलॉन 6, ये सब के सब क्या है? फाइबर्स। क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए अगला जो है वो थर्मोप्लास्ट है, और थर्मोप्लास्ट को अगले लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहें एनर्जी के साथ, एकदम जोश के साथ। जोश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई में रिवीजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अच्छा करना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए ठीक है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलता हूँ कल इसी समय।
तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।